हेलो, नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास है, कक्षा 10, जो इतिहास, सामाजिक विज्ञान, उसका अध्याय नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। ये हम डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारी जो क्लास है वो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पेपर लिया जा रहा है अप्रैल माह में CAT एग्ज़ाम, उसके लिए हमारी ये क्लास रहने वाली है। CAT एग्ज़ाम में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो रहेगा 10th क्लास तक। तो जो हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन NCERT से ही उठाए जा सकते हैं, क्योंकि NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमारी ये क्लासें रहने वाली है आज से, ये CAT एग्ज़ाम सिलेबस पर आधारित ये हम क्लास करने जा रहे हैं इतिहास की। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि हम इस सेशन में जो NCERT क्लास जो इतिहास है वो हम करेंगे, 10th क्लास की करेंगे, इसके बाद हम 9th क्लास की करेंगे, क्योंकि 9th और 10th से हमारे जो CAT एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो 9th और 10th क्लास से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर टाइम मिला तो हम जो बाकी क्लास हैं 8, 7, 6 क्लास वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बुक कवर करेंगे 10th और 9th क्लास की। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक नए सेशन के साथ, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। तो यूरोप में एक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है और यूरोप में राष्ट्रवाद है इसका उद्देश्य कैसे हुआ, ये हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो बात है, एक फ्रांसीसी कलाकार चित्रकार है, कौन है ये हमें बताना है। फ्रांसीसी एक कलाकार एक चित्रकार है, कौन है? फ्रेडरिक सारियो ने। फ्रेडरिक सारियो कहाँ का था? क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ से था, तो हम कहेंगे जी फ्रांसीसी। फ्रांस से का एक कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कब की बात है? 1848 में। एक फ्रेडरिक सारियो व्यक्ति था, फ्रांस का रहने वाला, इसने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला में, इस चित्र में उसने क्या रचा, ऐसा क्या काम किया? उसने एक सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में क्या था कि फ्रेडरिक सारियो था। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार, कब की बात है? 1848 की बात है। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला में उन्होंने क्या रचा, इन 4 चित्रों में उन्होंने क्या रचा, ऐसा क्या कारनामा किया जो कि एक संसार रचा, जो उनके शब्दों में क्या था, उनके शब्दों में क्या बयान करता है ये एक श्रृंखला, जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी। उसमें ये कहता है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, कि एक जो क्या है, एक संसार है, किनसे बना है? एक जनतांत्रिक है, सामाजिक जो गणतंत्र है उनसे मिलकर बना है। इस श्रृंखला जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी, इसके पहले चित्र में क्या दर्शाया गया है? पहले चित्र में दर्शाया गया है कि यूरोप में, इस चित्र में दर्शाया गया है कि जो यूरोप अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। पहला जो 4 चित्र बनाए गए हैं किसके द्वारा? फ्रेडरिक सारियो के द्वारा, एक फ्रांसीसी कलाकार है, और इन्होंने एक संसार, इस चित्र में 4 चित्रों में एक संसार रचा, और इस संसार को उन्होंने कहा जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। क्योंकि NCERT से अगर हम कोई भी बुक है, अगर NCERT हम पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन है वो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। और जो NCERT से क्वेश्चन आएंगे तो हमारा एग्ज़ाम यहाँ से आराम से क्लियर हो सकता है। तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में किनको दर्शाया? यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र, सामाजिक वर्ग के जो महिला और पुरुष है, स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में किसकी प्रतिमा लिए वंदना करते जा रहे? स्वतंत्रता की। जो फ्रेडरिक सारियो था, फ्रेडरिक सारियो ने
4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस चित्र में पहले लोग में कौन है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, और जो क्या है सभी उम्र जो अंदाज के लोग हैं, और महिला और पुरुष भी है, एक लंबी कतार में एक प्रतिमा लिए वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता की, एक आज़ादी की, एक फ्रीडम की। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार है वो किसका रूप प्रदान करते हैं, महिला को स्वतंत्रता का जो रूप प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को एक फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसके दौरान कलाकार है उन्होंने महिलाओं का एक स्वतंत्रता के रूप में दिखाया गया, और एक मसाल को पहचान करते हैं जो उसके हाथ में, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक में तो क्या है कि उसके एक हाथ में, दूसरे में मनुष्य के क्या है, एक जो हाथ में क्या है, एक हाथ में मसाल है, क्या है, मसाल है, दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। हमें स्वतंत्रता है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, ये क्या, एक हाथ में तो उनको मसाल है, दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये एक सपनों में जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी फ्रेडरिक सारियो ने, उन्होंने एक चित्र में ये दर्शाया था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर कौन है, निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश शासक है, उनके ध्वस्त खत्म हुए अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियो की कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों में समूह में बंटे हुए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, निरंकुशवाद की क्या परिभाषा है। ऐसा शासन, ऐसा राज्य में जहाँ शासन एक सैनिक या बल हथियारों या डरा धमका के जो शासन किया जाता है वहाँ निरंकुश शासक कहते हैं। ये हमारा इसका मतलब है कि सारियो है, फ्रेडरिक सारियो ने जो कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए, जिनकी पहचान कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होता है। जो यूटोपिया के लोग हैं उनके जो पहचान है किनकी होती है, कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। तो यहाँ हमारे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक सारियो है, जो फ्रेडरिक सारियो है वो कहाँ का है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो हम कहेंगे कहाँ से, फ्रांस से है। इसकी ये क्या भूमिका है, क्या है, ये एक कलाकार है, एक चित्रकार है। इसने कितनी श्रृंखला बनाई है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इस श्रृंखला में क्या कहा था, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से के रूप में इस चित्र में दर्शाया गया है। और इसमें महिलाओं को भी दर्शाया गया है, और महिलाओं को किसका, स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया था। ठीक, दूसरे में कह रहा है एक हाथ में व्यक्ति के पास क्या है, मसाल है, दूसरे में क्या है, अधिकारों, स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो घोषणा पत्र है। फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि निरंकुशवाद शासन किसे कहते हैं। ऐसा शासन जिसमें राजतंत्र जो सैनिक बल के द्वारा चलाया जाता है उसे निरंकुश शासक कहते हैं। यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों की पहचान है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र राज्य बन चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जर्मनी के जो लोग हैं काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। दिलचस्प है कि इस समय सारियो ने एक छवि निर्मित की। सारियो कहाँ से, फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांस का रहने वाला है, कि जर्मन लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। वह झंडा थामे हुए 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र में गठित होने की चाहत थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। ऊपरी स्वर्ग में ईसा मसीह, संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के भाईचारे के प्रतीक में रूप में किया है। हमारा जो इस
इतना जो हमने पढ़ा है, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्या है, एक फ्रेडरिक सारियो के बारे में पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सारियो कौन थे। तो हमने डिस्कशन किया कि फ्रांस से थे, क्या थे, एक कलाकार और चित्रकार थे। ठीक। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। तो ये हमने परिभाषा देखी। निरंकुशवाद ऐसा शासन जिसपे क्या है, निरंकुशवाद है, जो निरंकुशवाद है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जिस पर किसी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पना आदर्श यूटोपिया क्या है, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि ऐसा साकार होना लगभग असंभव होता है। क्या साकार होना तो असंभव होता है, उससे क्या कहेंगे कि कल्पना आदर्श या यूटोपिया, ऐसी समाज की कल्पना करना जो संभव नहीं है, साकार होना लगभग असंभव, कोई संभावना नहीं है, उससे क्या कहेंगे कि हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे था कि इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे कि जो काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र एक में की गई थी। जो 4 चित्र बनाए थे उसमें से एक हम चित्र में दर्शाए गए हैं। 19वीं सदी के दौरान, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। कि 19वीं शताब्दी में कब की बात है, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद ने एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया। राष्ट्रवाद क्या आया, एक ऐसी ताकत उभर कर आया, एक ऐसी ताकत है जो शक्तिशाली बनकर आया जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन कर दिया। यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन एक किसने किया, एक राष्ट्रवाद ने। कब किया, 19वीं शताब्दी में किया था। कब किया था, 19वीं शताब्दी में किया था। जो राजनीतिक और मानसिक परिवर्तन से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। जो वंशीय मतलब यहाँ कहने का अभिप्राय है जो अपनी जन्म दर पीढ़ी से जो चला रहा है वंश, जो शासन चला रहा है, निरंकुशवाद है, या जो पैतृक जो जन्म वाइज जो है वंशीय से चला आ रहा है, उसको खत्म करके किसका निर्माण किया गया था, एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। कब हुआ था, 19वीं शताब्दी। कहाँ की बात है, यूरोप में। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का है कब, 19वीं शताब्दी के दौरान। किसका है खात्मा हुआ था, वंशीय जो चला रहा है उसका खत्म हुआ, एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। यूरोप से लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे हैं। कि यूरोप में क्या है, जो आधुनिक राज्य है, क्योंकि जब एक राष्ट्र राज्य का गठन होता है तो क्या है, जो वह राष्ट्र क्या है, एक विकसित की ओर अग्रसर होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की गई थी। जो परिभाषित है, जिसमें क्या एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, इतिहास और विरासत की भावना थी। कि एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ तो जबकि वहाँ शासक नहीं, अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हुआ। अधिकांश जो वहाँ के नागरिक थे उनके आपस में साझा है पहचान का भाव हुआ, साझा इतिहास हुआ, और विरासत की जो है वो भावना उत्पन्न हुई। और साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी। जो भाईचारा है वो कह रहा है कि पुराने लगातार टाइम से नहीं थी। ये संघर्ष और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई है। कि जो संघर्ष किया गया था एक राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए, आंदोलन चलाए गए थे, क्रांतिकारियां की गई थी, क्रांतिकारियों के द्वारा ये क्या हुआ, एक राष्ट्र राज्य है, जो भाईचारा है वो देखा जा रहा है। ये पहले पुराने टाइम से नहीं चला रहा, इसमें ये बात कही जा रही है, बल्कि ये तो एक नेताओं थे जो क्या थे, क्रांतिकारी थे, लोग थे, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, उनके द्वारा ये भाईचारा जो है, साझेपन की जो भावना है, ये देखी जा सकती है। यह अध्याय उन विविध प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगा। यह अध्याय है
उन घटनाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं शताब्दी के यूरोप में एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयवाद है जो उत्पन्न हुए, अस्तित्व में आई। तो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र और राष्ट्र राज्यवाद, राष्ट्र राज्यवाद है तो ये किसकी जगह स्थान लिया था? जो वंशीय शासन था उसको समाप्त करके राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ? यूरोप में। यूरोप में। तो ये क्या पहले से चला रहा है भाईचारा, जो साझेपन की भावना? नहीं चला रहा। ये किन की है? जो नेताओं के द्वारा और लोगों के द्वारा संघर्ष किए गए, आंदोलन चलाए गए, इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, ये भाईचारे की भावना 19वीं शताब्दी के टाइम की बात है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो क्या जनमत संग्रह है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इंपॉर्टेंट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सीएटी एग्जाम और अन्य एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए, और साथ में जो एनसीईआरटी 10th क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन क्लास है। तो फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? राष्ट्रवाद। एक राष्ट्र का गठन हो रहा है तो किससे हो रहा है? ये अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो हम कहेंगे जी फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति होती है। इस फ्रांसीसी क्रांति के साथ एक राष्ट्रवाद की भावना है, एक राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्ति है वो आती है। तो कब आती है? 1789 में। जैसे कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था। 1789 में क्या फ्रांस कैसा राज्य था? जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कि निरंकुशवाद हमने देखा कि निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद क्या होता है? जहां पर एक ऐसा शासन, ऐसी सत्ता जिसपे क्या है, सैनिक बल या उनके द्वारा डरा धमका के एक शासन किया जाता है एक राजा के द्वारा, उससे निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद 1789 में फ्रांस में था। 1789 जो क्रांति होती है फ्रांसीसी क्रांति, उससे पहले फ्रांस में शासन कैसा था? निरंकुश शासक था। एक ऐसे राज्य का शासन जो शक्तिशाली सैनिकों के बल पर वहां पर शासन करता था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, राजनीतिक में भी परिवर्तन हुआ, जो संविधान है उनके नियम कानून में भी बदलाव हुआ, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर जो सत्ता है, जो सत्ता की डोर है वो एक राजतंत्र से निकलकर, एक निरंकुश शासक से निकलकर, एक ऐसे शासन जहां सैनिक बल के होता था उससे निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित होगी। कि वहां की जो सत्ता है एक राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के समूह में हाथों में आ गई, हस्तांतरित बदल गई। कब की? 1789 से, फ्रांस की क्रांति के बाद। इस क्रांति ने, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। कहाँ के लोगों ने? फ्रांस के लोगों ने। फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ के लोगों ने क्या घोषणा की कि एक राष्ट्र का गठन होगा। वो नीति तय करेंगे। कौन नियति करेंगे? वहाँ के लोग जो इस राष्ट्रवाद के एक जो राष्ट्र है उसकी नीति तय करेंगे। ये हमने देखा। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं सीएटी एग्जाम के, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से शुरू हुई थी? तो हम कहेंगे जी 1789 फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति तारीख सहित हमें याद रखना पड़ सकता है, 14 जुलाई 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? एक ऐसा शासन जहाँ सैनिक बल के द्वारा किया जाता है, जहां पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, तो वो क्या है? निरंकुशवाद शासन है। कहेंगे कि फ्रांस में निरंकुश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र से
लोगों के हाथों में एक जनतंत्र में आया, तो वो किस क्रांति के बाद आया था? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव कब हुए? तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति से। ये हमने देखा। और लोगों ने क्या घोषणा की कि एक राष्ट्र का गठन होगा, उसकी नीति कौन करेंगे? वहां के लोग करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन बन सकती है। प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए थे। फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। सामूहिक भावना पैतृभूमि है, लॉ पेट्रियट और नागरिक लॉ सिटीजन जैसे विचारों की एक संयुक्त विचार के विचार पर बल दिया गया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे कि और एक समुदाय के विचार पर बल दिया गया था। एक संयुक्त समुदाय, इकट्ठा समुदाय के विचार पर बल भी दिया गया था और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अर्थात एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया था। नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा है वो चुना गया था जो पहले के राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया गया था। जो स्टेट जनरल का चुनाव हुआ था, वहां के लोगों किसके लोगों के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था वहां के जो आम नागरिक लोगों के द्वारा किया गया था। उसका नाम बदलकर क्या गया? जो स्टेट जनरल का नाम था वो क्या कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आगामी सीएटी एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल असेंबली का पुराना नाम क्या है? नेशनल असेंबली का पुराना नाम क्या है? तो इस स्टेट जनरल जो है नेशनल असेंबली का पुराना नाम, नेशनल असेंबली का पुराना नाम है वो स्टेट जनरल है। ये हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। और नई स्तुतियां रची गई, सत्य ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई थी, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। क्या क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो अगर हम जो एनसीईआरटी क्लास से पढ़ी है तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेटमेंट भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आंतरिक जो आयात निर्यात है वो शुल्क समाप्त कर दिए गए। मापने की एक समान व्यवस्था है वो लागू की गई। यहाँ क्षेत्रीय और बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती है वो राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इस स्लाइड से यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन आएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हमारा आंसर आएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत एक हुई है तो किसके रूप में हुई थी? राष्ट्रीयवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, ये हमारा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसपे किसका शासन था? तीसरा क्वेश्चन हमारा कि निरंकुश राज्य का अद्वितीय क्षेत्र था, निरंकुशवाद था। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति में क्या बदलाव हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे। 4 नंबर क्वेश्चन। पांचवा हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नेशनल असेंबली है इसका क्या नाम था पुराना? तो हमारा आंसर आएगा स्टेट जनरल था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो घोषणा की और राष्ट्र और एक तिरंगा है जो फ्रांसीसी क्रांति का, उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारे जो 6 क्वेश्चन वहां से बन सकते थे। क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी, क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य है वो यूरोप के लोगों के निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र, शिक्षित मध्यम वर्ग की अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब यूरोप की जो है
फ्रांस में यूरोप के अन्य लोगों के पास ये बात पहुंचने लगी एक राष्ट्रीयवाद का उदय हो रहा है, तो वहाँ के लोग विद्यार्थियों ने कौन से क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। हमारा एक एग्जाम सीएटी एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं राष्ट्रवाद के विचार से विदेशों में ले जाने लगी थी। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी है, ये क्लास जो हमारी है HSSC CAT एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ जो एग्ज़ाम बोर्ड है उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, नेपोलियन के जो नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था वो अनेक सुधारों की शुरुआत की जिनमें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अंतर्गत एक कुशल वंश के 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बन सकता है? 1804 की नागरिक संहिता किसके नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सीएटी एग्जाम, अन्य एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए भी, कि नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है? नेपोलियन की संहिता के नाम से। नेपोलियन की संहिता किस नाम से जानी जाती है? तो 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है। जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो जन्म पर जो आधारित है, वंशीय प्रणाली जो चली आ रही थी, उनको आदर सम्मान जो मिल रहा था उसको समाप्त कर दिया। किसने? 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। क्वेश्चन आ सकता है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसने किसको समाप्त किया? जन्म पर आधारित। और उसने क्या कानून बनाए? सभी को समक्ष बराबरी हो, कानून है सबके लिए समान हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे हमारे भारतीय संविधान में सभी के लिए समान कानून है, एकजुट, जो सभी के लिए समान कानून है, वही ये बात 1804 की जो नेपोलियन संहिता है इसमें कहा गया कि सभी के लिए कानून समान हो, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। जैसे संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में, वैसे ही 1804 की नागरिक संहिता में कहा गया संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। किसने? नेपोलियन की संहिता। किस नाम से? 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन कौन सी संहिता है? नेपोलियन की संहिता, 1804 की नागरिक संहिता। इस संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के जो अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? जो फ्रांसीसी जो नियंत्रण जो क्षेत्र थे, जो फ्रांस के जो नियंत्रण में जो इलाके में जो आते थे, उसमें ये संहिता है नेपोलियन की संहिता, 1804 की संहिता, इसे लागू किया गया था। इसमें डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को किन किन जगह को सरल बनाया था? डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में। और शांति व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। जो शांति जो व्यवस्था है उसको भी खत्म किया गया। किसानों को भूदास्तों, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई थी। क्वेश्चन बन सकता है किस किस को कौन से जो चीज़ें हैं वो खत्म की गई थी? इससे शांति जो व्यवस्था है उसको, किसानों में जो भूदास्ता है उसको समाप्त, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रणों को हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्थाओं का सुधार किया गया था। जो यातायात और संचार है उनमें भी सुधार किया गया।
टैक्स को समाप्त किया गया, जो भू दास्त व जागीरदारी है उनके वे मुक्ति दिलाई गई, सामंती व्यवस्था को भी खत्म किया गया, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल भी बनाया था। यह हमारे यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं। कारीगरी मजदूरों, नए उद्योगपति, नई मिली आज़ादी चकी। कारीगर थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे। कारीगरों को क्या, उनके जो श्रेणी थे, संघ है, उनको हटाया गया, उनमें सुधार किया गया। मजदूरों के लिए सहायता की गई। उद्योगपति थे, उनके लिए जो आय, जो टैक्स है, उनमें सुधार किया गया और इसकी आज़ादी उन्होंने चखी थी। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून होना जरूरी है। और मानक था नाप पर एक राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी है, क्योंकि एक समान कानून होगा तो एक दूसरे से जा रहे हैं, एक उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक इलाके से दूसरे इलाके जा रहे हैं, तो उनके लिए जो माप और नाप और तोल है वो उसमें राष्ट्रीय मुद्रा में उस एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो उसकी पूंजी के लिए आवागमन हो रहा है, उसके लिए सहूलियत मिलेगी। यह बात उद्योगपतियों को बात समझ में आने लगी थी। लेकिन जीतते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे ओलैंड और स्विट्जरलैंड और कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली एक तरह स्वागत किया गया था, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया था। यह साफ होने लगा नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रताएं के अनुरूप नहीं थी। बड़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से ये नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हमारे जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी। फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति कब शुरू हुई थी? 1789 में हुई थी। किससे शुरुआत हुई थी? ये फ्रांस की जो 1789 है राष्ट्रवाद से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो एक नागरिक संहिता है, जो इसमें नेशनल असेंबली थी, इसका नाम क्या था? स्टेट जनरल था। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट में आ सकते हैं, हमने डिस्कशन किया था। जो वहाँ कौन सा शासन व्यवस्था लागू की गई, कौन से करों को मुक्त किया गया, ये हमारे स्टेटमेंट में बन सकते हैं। और एक जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक सारियू कौन थे? फ्रेडरिक सारियू क्या था? एक फ्रांसीसी कलाकार थे। निरकुशवाद क्या होता है? निरकुशवाद, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। निरकुशवाद और जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हमारे, और जनमत संग्रह क्या होता है, ये हमने भी डिस्कशन किया था। और ये हमारा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिक संहिता किसे कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता। इसमें क्या क्या वो लागू किए गए, नियम बनाए गए, ये हमने डिस्कशन किया था, जो हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारी क्लास है सीएटी एग्जाम, जो सीएटी एग्जाम के लिए जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एनसीईआरटी क्लास 10th है, 10वीं तक का हमारा सीएटी एग्जाम में जो सिलेबस आएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एनसीईआरटी क्लास है वो हम करेंगे। तो इसलिए जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।